हाँ, जैसा कि हम जानते हैं कि हम महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग का अनुसरण करते हैं भारतीय योग संस्थान में, और प्राणायाम उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। तो प्राणायाम के लाभों के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे हमारे अखिल भारतीय महामंत्री आदरणीय श्री ललित गुप्ता जी। एक बारी सभी जना खिलखिलाकर हंसेंगे। इतनी शानदार दो वक्ताओं ने आपके सामने योग का महत्व बताया और योग करने का क्या फायदा है। तो सबसे पहले योग करने का जो सबसे बड़ा फायदा है वो है चेहरे पे मुस्कुराहट लाना। आइए खिलखिलाकर हंसते हैं, शुरू करें। हा 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 शांत 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 शांत। ब्रेक लगा ले, ब्रेक लगाएं जी, ब्रेक। अभी जो हमने चर्चा सुनी, एक बारी सारी बैठ जाएंगे जी, या बोलना है तो कुछ किस। हाँ जी, एक गहरा श्वास भरे और ओम की लंबी ध्वनि करेंगे। भारतीय योग संस्थान पिछले 56 वर्षों से मानव कल्याण के अंदर लगा हुआ है, जिसका परम मुख्य उद्देश्य है जियो और जीवन दो, सर्वे भवन्तु सुखना। भारतीय योग संस्थान भारतीय संस्कृति का संवर्धन और संरक्षण में विश्वास रखता है, और उसके लिए अष्टांग योग को हमने अपना आधार बना रखा है। अष्टांग योग के अंदर पहले यम नियम आता है, फिर आसन आता है। भारतीय योग संस्थान का मुख्य उद्देश्य शरीर को स्वस्थ करना नहीं है। किसको स्वस्थ करना है? मन को स्वस्थ करना है, मन। और मन का इलाज न एलोपैथी में, न होम्योपैथी में, न और किसी पैथी में। इसका तो इलाज भारतीय योग संस्थान के योग मंदिरों में है, जब हम श्रद्धा विश्वास से योग नित्य प्रति करते हैं। भारतीय योग संस्थान ने 1 घंटे का आपको प्रोसीजर दे रखा है। 30 मिनट आसन करने हैं, 10 मिनट प्राणायाम करने और 10 मिनट ध्यान करना और 10 मिनट प्रार्थना और शांति पाठ के लिए दिए हैं। परंतु हम क्या करते हैं कि 50 से 55 मिनट तक आसन करते रहते हैं। 10 मिनट प्राणायाम पे जो देने होते हैं उसके अंदर 1 या 2 प्राणायाम नाम मात्र का करते हैं, और कुछ तो उसी समय में दरी लपेटने लग जाते हैं, और ध्यान हमारे केंद्रों में होता ही नहीं। और हम कर रहे हैं किसको ठीक? मन को ठीक करना। और मन को ठीक करने का सबसे बड़ा इलाज कहाँ पर है? प्राणायाम के अंदर है, प्राणायाम के अंदर। महर्षि पतंजलि ने 4थे नंबर पर प्राणायाम को रखा है, और जब तक हम प्राणायाम नहीं करेंगे मन हमारा ठीक होने वाला नहीं है। चाहे आप कितना भी और चीज कर ले, जब तक प्राणायाम गहराई से नहीं करेंगे मन ठीक होने वाला नहीं है। प्राणायाम के लिए हमें जो है सबसे पहले वातावरण, ये मॉर्निंग के अंदर ग्रीन हवा के अंदर, ग्रीनरी के अंदर, शुद्ध वातावरण में जब हम प्राणायाम करेंगे तो सबसे ज्यादा लाभदायक है। उस समय में मॉर्निंग के अंदर 21% ऑक्सीजन वातावरण के अंदर होती है, जो हमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन लेवल जो हमें चाहिए वो मिलता है। नहा धो के करें खाना, जो है ये जो हमें सुबह जो है नहा धोकर करने से हमारे एक रोम छिद्र खुल जाते हैं, और इनसे जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और ऑक्सीजन इनके अंदर चली जाती है, और हम स्वस्थ हो जाते हैं। जब भी आपने प्राणायाम करना हो तो 4 घंटे का खाने का जो है गैप होना चाहिए, 4 घंटे का, और आध घंटे बाद करने के आध घंटे बाद खाएं।
और इसको प्राणायाम को जो बढ़ाने का जो समय वो सर्दियों का समय है। गर्मियों के अंदर हम जो साधना करते हैं उसे ही बनाए रखना जरूरी है, वही जरूरी है। तो प्राणायाम के अंदर ये हमने जाना कि प्राणायाम की पूर्व हम जो है क्या क्या जो कंडीशन है वो करेंगे तो ज्यादा लाभ होगा। अब जो वर्ड है प्राणायाम के अंदर दो वर्ड आते हैं, प्राण प्लस आयाम। आप सभी भारतीय योग संस्थान से काफी सालों से जुड़े हुए हैं, नित्य प्रति योगाभ्यास कर रहे हैं और प्राणायाम कर रहे हैं। प्राण किसे कहते हैं, प्राण की अगर कोई डेफिनेशन है तो क्या है? जिसको पता है वो हाथ उठा लेगा, बोलेगा नहीं। मैं जानता हूं, या महिलाओं में कोई जानता है तो वो हाथ जो, हाँ जी बोले, बैठ के बोल दें, मैं रिपीट कर दूंगा। श्वासों को प्राण कहते हैं। और जी इसके अलावा जी, हाँ जी, वायु की अंतरंग शक्ति का नाम प्राण है। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। जब तालियां बजाते हैं तो कई थे तालियां ही नहीं बजा रहे। वेगस नर्व हमारे शरीर के एक एक अंग को रक्त से पोषित कर देती है और हम स्वस्थ हो जाते हैं तालियां बजाने से। वायु की अंतरंग शक्ति का नाम प्राण है। अब ये जो है वायु की अंतरंग शक्ति, ये जो प्राण है ना, हमारा नाम जो प्राणी क्यों पड़ा? क्योंकि हमारे अंदर प्राण है और प्राण से ही हमारा जीवन शुरू होता है और अंतिम साथी भी हमारा कौन है? प्राण है। प्राण अगर नहीं रहे तो घर पे भी कोई जो है 2-4 घंटे रखता है और उसके बाद उससे कोई घर पे भी नहीं रखता। इतनी इंपॉर्टेंस है। ये प्राण जो है ना, कण कण के अंदर, जैसे ईश्वर कण कण के अंदर है वैसे प्राण भी कण कण के अंदर है, हर चीज के अंदर है। चाहे वो सजीव वस्तु है, चाहे, एक बार ये बंद कर देंगे जी, विवेक जी बैठ जाएंगे। क्या बोलने वाले का तरतम्य खत्म हो जाता है, आप थोड़ा सा कंट्रोल रखें। प्राण जो है ना, प्राण कण कण के अंदर है, ईश्वर के अंदर, ईश्वर जैसे है वैसे भी प्राण भी सब चीजों में है। प्राण को जो है ना कॉस्मिक एनर्जी बोलते हैं, ब्रह्मांडीय ऊर्जा। ये जीवित वस्तुओं में है और निर्जीव वस्तुओं में भी है, सबके अंदर है। और प्राण ही हमारा सबसे बड़ा आधार है। अब प्राणायाम किसे कहते हैं? पहले ये जो प्राण को जाना मैंने कि प्राण जो है ना, वायु की अंतरंग शक्ति का नाम प्राण है। अब ये प्राण बनता किस चीज से है? व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ प्राण? कोई आप में से बताएगा प्राण बनता किस चीज से है? प्राण को बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या चीज आवश्यकता होती है जी? हाँ जी, 5 तत्व कौन कौन से हैं? अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। ये जो 5 तत्व, इनके लिए भी तालियां बजाते बताए, कुछ प्रयास तो किया ना इन्होंने। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, जब ये 5 तत्व जब मिल जाते हैं तो हमारे प्राण की उत्पत्ति होती है। हम जो कहते हैं जब भी भगवान के आगे नमस्कार करें तो ये अंगूठा अलग रखते हैं, हम इस अंगूठे को मिला के रखें। जब तक अग्नि तत्व इन 4 तत्वों में नहीं मिलेगा, प्राण तत्व आपके अंदर बनेगा नहीं। अब हमें पता चल गया 5 चीजों से बनता है और हमारे जितनी 9 की 9 प्रणालियां हैं और 5 प्राण इसी की वजह से हमारे अंदर चलते हैं। हमारे शरीर के एक एक अंग, हमारी सारी इंद्रियां इस प्राण की वजह से काम करती है। अब इस प्राणायाम किसे कहते हैं? इस प्राण, इस कॉस्मिक एनर्जी को शरीर के प्रत्येक अंग में पहुंचा देना, उसको प्राणायाम कहते हैं। प्रत्येक अंग, जिस भी शरीर के अंदर प्राण नहीं पहुंचेगा वही अंग हमारा क्या हो जाएगा? बीमार हो जाएगा, बीमार। प्राण और श्वास में फर्क है। श्वास जब हम लेते हैं तो वो हमारे फेफड़ों तक जाता है, प्राण लेते हैं तो हमारी 72,108 और कुछ विद्वान योग के उसको 3.5 लाख नाड़ियां कहते हैं, उन तक पहुंच जाता है, उन तक पहुंच जाता है। तो आज मैं जो प्राणायाम के बारे में थोड़ी सी बात आपको चर्चा की, भारतीय योग संस्थान की शिक्षक संहिता में सबसे पहला जो प्राणायाम है वो कौन सा है? आप बताएंगे कौन सा है? हाँ जी,
गहरे और लंबे श्वास। गहरे लंबे श्वास जो है ना, हम ज्यादातर क्या करते हैं, श्वास को छोटा श्वास लेते हैं और गहरा और लंबा श्वास लेते ही नहीं है। उस गहरे और लंबे श्वास को करना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। प्राण और मन का जो है हमारा सीधा संबंध है। मन को साधना है तो पूर्णता से श्वास को लेना होगा। ये वास्तव में सच है। जब हम पूर्णता से श्वास नहीं लेते हैं तो पूर्णता से जी भी नहीं सकते। हमारे जीवन में जो भी बदलाहट आएगी वह श्वास की बदलाहट से आएगी। हमारा जीवन श्वासों पर निर्भर है। प्राणायाम के गहरे लंबे श्वास को, लंबे श्वास और स्वस्थ जीवन का आधार है। हमारा जीवन श्वासों से शुरू होता है और श्वासों से ही अंत होता है। हम जो भोजन के बिना कितने दिन रह सकते हैं? 4 से 5 सप्ताह बिना भोजन के रह सकते हैं। पानी के बिना 5 से 6 दिन तक रह सकते हैं। परंतु प्राण के बिना, बिना श्वास के बिना केवल 2 से 3 मिनट भी जीवित नहीं रह सकते। हमारा जीवन की लंबाई श्वासों पर निर्भर है। श्वासों पर एक कुत्ता 1 मिनट में 27 से 28 श्वास लेता है और उसका जीवन कितने साल का होता है? 13 से 14 साल का। मनुष्य जो है 1 मिनट में 14 से 15 श्वास लेता है, उसका जीवन 70, 80 से लेके 100 साल तक होता है। परंतु जो एक कछुआ है वो 5 से 6 श्वास लेता है और उसका जीवन कितना लंबा होता है? 400 से 500 साल। वास्तव में गहरे लंबे श्वास प्राणायाम का आधार है। गहरे लंबे श्वास के अभ्यास से ही हमारा श्वास SSLD, स्लो, स्मूथ एंड लॉन्ग एंड डीप, SSLD बनता है जब हम गहरा लंबा श्वास कर लेते हैं। ज्यादातर हम शॉर्ट ब्रीथ, छोटा श्वास लेते हैं। ये छोटा श्वास सभी रोगों का मुख्य कारण है। जितने भी रोग दिखाई देते हैं हमारे अंदर, वो छोटा श्वास लेने की वजह से है। अब छोटा श्वास किसे कहते हैं? छोटा श्वास उसे कहते हैं जिसमें हमारा पेट, मध्य भाग और फेफड़े प्रभाव में नहीं आते। ज्यादातर हम क्या करते हैं, हमारा श्वास केवल यहाँ फेफड़ों के 20% हिस्से तक ही प्रभावित करता है। आगे का हिस्सा भी हमारा पूरे का पूरा प्रभाव नहीं होता। इसी को उथला श्वास भी कहते हैं, उथला श्वास। और ये छोटा श्वास ही हमारे जो जितने भी घातक रोग हैं उन सब का कारण भी यही है। हमारे शरीर को 90% ऊर्जा, एनर्जी जो मिलती है वो श्वासों के माध्यम से मिलती है, जो प्राणवायु का ही रूप है। मात्र केवल 10% ऊर्जा भोजन और पानी से मिलती है और हम सारा का सारा जोर किस पे दे रखे हैं? भोजन और पानी पे दे रखा है। उस 90% पर हम जो है ध्यान नहीं देते। हमारे फेफड़ों में यहाँ से यहाँ तक 8 करोड़ एयर सैक्स हैं, एयर बैग्स बोलते हैं जिनको। और जब हम झुककर बैठते हैं, अभी जो आचार्य जी कह रहे थे कमर गर्दन सीधे रख के झुक के ना बैठे, उसका कारण क्या है कि जब हम झुककर बैठते हैं तो 1.5 करोड़ एयर बैग्स, उनके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती नहीं और ऑक्सीजन उनके अंदर जाती नहीं और हमें बीमार कर देती है। इसलिए जब भी बैठें तो कमर गर्दन सीधी करके बैठें तो श्वास पूरा लंबा और गहरा होगा। हमारे उसी से जब हम झुककर बैठते हैं या छोटी श्वास लेते हैं तो हमारा 20 से 30% ही फेफड़े पूरे प्रभाव में आते हैं, 70% फेफड़े प्रभाव में ही नहीं आते। इससे हमारे फेफड़ों का रक्त शुद्ध नहीं हो पाता, रक्त में टॉक्सिन, विषाक्त बढ़ जाते हैं जो रोगों का मूल कारण है। आजकल अधिकतर लोगों को श्वास उखड़ी और बिखड़ी होती है, उथली पुथली रहती है, श्वास तेजी से चलती है जो खतरनाक रोगों को जन्म देती है। लोगों को ज़्यादातर यह पता ही नहीं होता कि चलती श्वास उनकी किस प्रकार से चल रही है, छोटी चल रही है या बड़ी चल रही है। प्रत्येक भाव और विचार के साथ हमारे श्वास की गति भी बदलती है।
जब हम अंदर हमारे अंदर क्रोध का भाव होता है या वासना का भाव होता है, तब हमारी श्वास की रिदम बदल जाती है। हमारा पूरा योग विज्ञान श्वासों को ठीक ढंग से लेने पर टिका हुआ है। जितना भी योग का विज्ञान है वो सारे के सारा इसी पर ही निर्धारित है। जब हम श्वास छोटी लेते हैं तो हमारा मूड स्विंग, मूड हर बात पे हमारा मूड, आज मेरा ये काम करने को मूड नहीं है, वो छोटी श्वास की वजह से है। हमारे जो डिप्रेशन होता है, हमारे एंजाइटी होती है, हमारे जो स्ट्रेस होता है, वो छोटी श्वास की वजह से है। हमारा सोशल बिहेवियर खराब जो होता है, आपस में रिलेशन जो खराब होते हैं, वो छोटी श्वास की वजह से होते हैं। पाचन क्रिया खराब हो जाती है, हमारी नींद गायब हो जाती है, याददाश्त शक्ति कमजोर हो जाती है, और 4 महत्वपूर्ण जो हमारे मस्तिष्क के अंदर जो हार्मोन जो बनते हैं, उनका स्राव कम हो जाता है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? इस छोटी श्वास को किस में बदलना पड़ेगा? डीप, गहरी श्वास के अंदर। गहरा श्वास उसे कहते हैं जिसमें मेरा पेट, मध्य भाग और फेफड़े प्रभाव में आए। अब जब मैं गहरा श्वास लेता हूं तो मेरे सबसे ज्यादा प्रभाव क्या चीज होता है? कोई बताएगा? जो हमारी पुस्तक में लिखा हुआ है, प्राणायाम की पुस्तक में, गहरे श्वास से सबसे ज्यादा प्रभाव किस चीज का पड़ता है? गहरे श्वास से क्या असर पड़ता है? गहरे श्वास से हमारे जो है ना, प्राण का विचरण नक से सिक तक होने लग जाता है। जब हम हमारे श्वास को गहरा श्वास कर लेते हैं तो प्राण का विचरण नक से सिक तक होने लग जाता है। इसके और क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं गहरे श्वास के, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ध्यान से सुनना पड़ेगा, बहुत गहराई बात है जो आज तक अभी तक किसी ने नहीं बताई है। गहरे श्वास से शरीर के अंदर हमारे बैक्टीरिया नष्ट होने लग जाते हैं। जो बीमारी करते हैं हमें, वे बैक्टीरिया नष्ट होने लग जाते हैं। कोशिकाओं के रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। हमारी सेलुलर पावर जो है ना, स्ट्रेंथ उसकी बढ़ जाती है। बोन मैरो में नए रक्त का निर्माण होने लग जाता है। आंतों के अंदर जमा मल विसर्जित होने लग जाता है। मस्तिष्क के अंदर जागरूकता लौट आती है, जिससे हमारी स्मरण शक्ति, मेमोरी पावर कई गुना बढ़ जाती है। मस्तिष्क में न्यूरॉन की सक्रियता, सोचने समझने की क्षमता पुनः जागृत, जिंदा हो जाती है। फेफड़ों में ताजा ऑक्सीजन भरने से सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारा जो आत्मविश्वास है, पुनः लौट आता है। जानलेवा बीमारियां गहरे लंबे श्वास के निरंतर अभ्यास से चमत्कारिक रूप से ठीक होने लग जाती है। केवल 10 मिनट प्रतिदिन गहरे लंबे श्वास का अभ्यास कर हमारा संपूर्ण जीवन बदल कर रख देता है। इसमें स्वर विज्ञान, अभी जो देशराज जी स्वर विज्ञान की बात कर रहे थे, इस पे गहरे लंबे श्वास पर वो क्या बोलता है, उसके बारे में मैं बता रहा हूं आपको। जब हम 10 उंगल गहरा श्वास भरते हैं तो हमारे अंदर से 12 उंगल श्वास बाहर निकलता है। 1 उंगल की मोटाई को बोलते हैं उसको 1 उंगल मोटाई, और वो 10 उंगल लेते तो 12 उंगल बाहर निकलता है। श्वास का रहस्य है कि जितनी तेजी से श्वास अंदर लेते हैं उससे ज्यादा तेजी से बाहर निकलता है। धीरे धीरे ये जो है 16 से 17 उंगल बाहर चला जाता है। तेज जब हम चलते हैं, तेजी से चलती हैं तो 22 से 24 उंगल लंबाई हो जाती है। दौड़ते समय 45 से 50 हो जाती है। संभोग करते समय 50 से 60 हो जाती है। सोते समय ये 60 से 70 बार हो जाती है। जितनी ज़्यादा तेजी से श्वास से होती है प्राण शक्ति, उतनी ज़्यादा हमारी छीन होती है, छीन कमज़ोर होती है। इसलिए श्वास की रिदम सही करने के लिए 2 बातें अति आवश्यक है। एक तो रीढ़ का सीधा होना और दूसरा नाभि तक श्वास को लेना। स्वर शास्त्र के अनुसार हम श्वासों की लंबाई को कम करके आश्चर्यजनक से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 1 उंगल कम होने से हम निष्काम सेवा करने लायक बन जाते हैं। निष्काम भाव से सेवा करना, हमें मन करने लगेगा मैंने निष्काम सेवा करनी है। जब मेरे 2 उंगल से कम हो जाती है तो आनंद की प्राप्ति होती है। जब 3 उंगल श्वास की लंबाई कम हो जाती है तो हमारी लेखन शक्ति, लिखने की शक्ति जो है बढ़ जाती है।
4 उंगल कम होने से वाक सिद्धि प्राप्त होती है, जो भी हम बोलेंगे वो जो है सत्य हो जाएगा। 5 उंगल कम होने से हमारी दूरदृष्टि बन जाती है। जब 6 से 7 उंगल कम हो जाती है तो चलने की शक्ति पैदा हो जाती है बिना श्वास फूले। 8 उंगल कम होने से 8 सिद्धि प्राप्त होती है। हनुमान जी ऐसे थे जिनको अष्ट सिद्धि और 9 निधि के दाता करते हैं, उनका अपने श्वासों पर यही कंट्रोल था और ये शक्ति हमारे अंदर भी आ सकती है। 12 उंगल कम होने पर इच्छा मृत्यु की शक्ति प्राप्त हो जाती है। श्वासों के माध्यम से, गहरे श्वास से हमें इतनी प्राप्ति हो सकती है। हम पूरे दिन के अंदर, अब थोड़ा सा इसका प्रभाव देखें गहरे श्वास का। हम पूरे दिन के अंदर 1 से 2 किलो खाना खाते हैं, हम पूरे दिन में 2 से 3 लीटर पानी पीते हैं। आप में से कोई बताएगा भी 24 घंटे में हम कितना श्वास लेते और छोड़ते हैं, कितने लीटर? कोई सोच सकता है कितने? 11,000 लीटर। आज ये नोट कर लेना, 11,000 लीटर हम श्वास 24 घंटे में लेते और छोड़ते हैं। हमारे शरीर की गंदगी केवल 10% स्टूल, यूरिन और पसीने से बाहर निकलती है और 90% टॉक्सिन, शरीर की गंदगी श्वासों के माध्यम से बाहर निकलती है। हमारे शरीर का 90% ऊर्जा श्वासों के माध्यम से मिलती है, मात्र केवल 10% भोजन, पानी और अन्य स्रोत जैसे नींद और शांत मन से मिलती है। इसलिए हमारे शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें अपने श्वास को क्या करना पड़ेगा? गहरा बनाना पड़ेगा, गहरा, डीप ब्रीदिंग। जब श्वास भरें तो हमारा पेट, जब भी श्वास भरें तो हमारा पेट जो है क्या जाए? बाहर जाना चाहिए। ज़्यादातर 70-80% लोगों का जब वो श्वास भरते हैं तो पेट भी अंदर जाता है और ये एक रोग बीमारी होने का बहुत बड़ा अंदाजा है। तो जब भी हम गुब्बारे के अंदर श्वास भरते हैं, फुलाते हैं, तो क्या होगा? गुब्बारा फूलेगा या अंदर जाएगा? फूलेगा ना। तो हमारा भी इसी तरह से जब हम श्वास भरें तो पेट जो है ना फूलना चाहिए, अंदर नहीं जाना चाहिए। जब ये स्थिति बन जाएगी तो हम स्वस्थ हो जाएंगे। अब जो है ये हमें श्वास का गहरा तो बनाना पड़ेगा। श्वास का जो हमारे पास विज्ञान जो है ना, ये बौद्ध धर्म से जो है चाइना और सिंगापुर और जापान वगैरह में ज़्यादा पहुंचा। उन्होंने इस पर रिसर्च की। जापान में इसी को गहरे श्वास को जो पॉइंट जो सबसे ज़्यादा प्रभाव में आता है, उस पॉइंट को बोलते हैं तानडेन पॉइंट, TANDEN, टैंडेन पॉइंट। जापानी भाषा में इसे टैंडेन कहते हैं। जब हम गहरा श्वास लेते हैं तो जापानी भाषा वाले इसको टैंडेन ब्रीदिंग बोलते हैं। हमारी भाषा में इसे योगिक ब्रीदिंग बोलते हैं। हम इसको एब्डोमिनल ब्रीदिंग, उससे उदरीय श्वसन से मिलता और जुलता है। ये तानडेन पॉइंट नाभि से, हमारी जो नाभि है उससे 2 इंच नीचे, जापानी भाषा में इसे तानडेन पॉइंट कहते हैं और ये लगभग स्वादिष्टान चक्र के आसपास है। ओशो, चीन के फिलोसोफर लाओ त्से, महात्मा बुद्ध गहरे श्वास को स्वाभाविक श्वास मानते हैं जो नाभि से 2 इंच नीचे तानडेन पॉइंट को प्रभावित करता है। एक छोटा बच्चा आपने जब सोता हुआ देखेंगे तो आप देखेंगे उसका पेट फूलता है और घटता है जब वो श्वास लेता है, देखा होगा आपने। वह बच्चा हमेशा प्रसन्नचित्त, निश्चिंत, तनाव मुक्त और मस्ती में रहता है। इसकी वजह ये उसका श्वास लेने की प्रक्रिया है। वो जो इतना मस्त रहता है ना, वो क्यों रहता है? वो गहरा श्वास लेता है जिससे उसका नाभि से नीचे वाला पॉइंट प्रभावित होता है। जब हम श्वास नाभि से चलने लगेगा तो हमारा अहंकार खत्म हो जाएगा। आज हम जरा सा भी माइक पे मैं बोलने लगा, अपने आप को थोड़ी नॉलेज जान लेता हूँ तो दूसरे को तो कुछ मानता नहीं और अपने आप को सबसे बड़ा ज्ञानी मान लगता हूँ। ये अहंकार है हमारा। इस अहंकार को खत्म करना है तो हमें अपने श्वास को क्या करना पड़ेगा? गहरा श्वास बनाना पड़ेगा। नाभि के तानडेन पॉइंट से
हम सब अदृश्य से जुड़ जाते हैं। ये जो नाभि से 2 इंच का नीचे का पॉइंट है, जब यहाँ से हम श्वास छोड़ेंगे तो ये परमात्मा की शक्ति से जुड़ा हुआ है। यहीं से हम अदृश्य से छलांग लगा सकते हैं, अदृश्य को जान सकते हैं, अदृश्य को अनुभव कर सकते हैं। गहरे श्वास से शरीर शांत हो जाता है और शरीर शांत हो जाने पर मन और मस्तिष्क भी हमारे शांत हो जाते हैं। गहरा श्वास नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति का सबसे बड़ा साधन है। गहरे श्वास की बदलावट हमारी अपनी बदलाहट बन जाती है। श्वास की क्रांति हमारे स्वयं के व्यक्तित्व की क्रांति बन जाती है। जैसे जैसे हमारा श्वास गहरा होने लगता है वैसे वैसे हमारी गहराई भी बढ़ने लगती है और हमारा उथलापन समाप्त होने लगता है। जब हम श्वास मूल स्थान से जुड़ जाते हैं तो हम अद्वैत से बिंदु से मिल जाते हैं। जैसे जैसे हम अपने मूल केंद्र से जुड़ते जाते हैं, जगत के पालनकर्ता से जुड़ना शुरू हो जाता है। जो साधक स्वयं के केंद्र से डूब जाता है वो विराट से जल्दी ही एक हो जाता है। जैसे जैसे हमारा श्वास गहरी और भीतर उतरने लगती है, रहस्य के नए नए पर्दे और सत्य के नए नए पर्दे खुलने लगते हैं। हमारे विद्वानों ने स्पष्ट कर रखा है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो मनुष्य के भीतर है वही विराट में है। जैसे जैसे हम अपने भीतर गहरे में उतरते हैं हमारा मिलन परम सत्ता से होने लग जाता है। साधक अगर अपने भीतर उतर जाता है तो विराट के भीतर उतर जाता है। मनुष्य एक छोटा सा विराट है, विराट में जो कुछ है वह उसके भीतर है। तो हमें अपने श्वास को गहरा बनाना पड़ेगा और श्वास को हमें नाभि से नीचे तक जो 2 इंच नीचे पॉइंट है उससे लेना और छोड़ना पड़ेगा। अब ये मैंने ये तो बता दिए गहरे श्वास से आपके और बहुत लाभ हैं जो कि मैं अभी समय बंधन के हिसाब से नहीं बोल रहा, परंतु अब आपको मैं टेक्निक और सिखा देता हूँ कि गहरा श्वास 2-4 मिनट में ये बनेगा कैसे। तो आप सभी ज्ञान मुद्रा में बैठे, कमर गर्दन सीधी, आंखें मेरी बंद। गहरे श्वास का ये अभ्यास अपने व्यक्तिगत अभ्यास में करना है। आंखें बंद करके पहले आपने श्वास को 5 की गिनती में भरना है। मूल बंद लगा के 5 की गिनती में श्वास भरें और 10 की गिनती में श्वास को रोकें। 1:2 का अनुपात। 5 की गिनती में श्वास भरा, 10 की गिनती में श्वास को निकाला। अपनी अपनी गिनती स्वयं गिनेंगे। अब इसको कन्वर्ट करेंगे। आपने धीरे धीरे पहले 5 की गिनती में भरा, फिर 10 की गिनती में, फिर इसको और आगे बढ़ाना है। हमें 10 की गिनती में श्वास को भरना है, 20 की गिनती में, और फिर 20 की गिनती से फिर 40 की गिनती में आपका श्वास गहरा होने लगेगा। फिर इसको हमें कन्वर्ट करना है 1:2:2। 5 की गिनती में श्वास को भरना है, गिने 5 की गिनती तक। 10 की गिनती में श्वास को रोकें और 10 की गिनती में श्वास को बाहर निकालें। 5 की गिनती में श्वास भरा, 10 की गिनती में रोका और 10 की गिनती में बाहर निकाला। जब मैं 5 की गिनती में ताज़ा ऑक्सीजन सुबह भरता हूँ और जब मैं 10 की गिनती में रोकता हूँ, अंदर जाके टॉक्सिन गैसेस के साथ वो मिलता है, और जब मैं 10 की गिनती में बाहर निकालता हूँ तो वो टॉक्सिन मेरे बाहर निकल जाते हैं और ऑक्सीजन मेरी अंदर रह जाती है। जो सबसे बढ़िया रेशो है, जिसको यौगिक पॉइंट व्यू से बेस्ट माना जाता है, वो है 1, 4 और 2 की रेशो। 5 की गिनती में श्वास को भरना, 20 की गिनती में रोकना और 10 की गिनती में बाहर निकालना। जब मैं 1, 4 और 2 की रेशो से गहरे श्वास को मैं जो है इस ढंग से करूंगा, तो ये कहते हैं योग के एक्सपर्ट, अगर 90 दिन तक लगातार आपने 1, 4 और 2 की रेशो से किया तो कैंसर तक भी बिना दवाई के ठीक हो सकता है। तो इसका हमें अभ्यास करना पड़ेगा। और ये सबसे आसान तरकीब, आसान से आसान, इससे आसान कोई तरकीब नहीं। आप गहरा लंबा श्वास का अभ्यास 10 मिनट, जब भी कभी चिंतित हो, उत्तेजित हो, क्रोध में हो,
जब भी आपका मन उखड़ा हुआ हो, आप उसी टाइम ये गहरे लंबे श्वास का अभ्यास कर लेंगे तो आपका पूरा मन शांत और चित्त और बढ़िया से बढ़िया बन जाएगा। इसकी मैं समय बंधन के साथ अपनी चर्चा को यही विराम देता हूँ, और आप सभी जो हमारे शिक्षक और जो अधिकारी आए हुए हैं वो प्राणायाम का 10 मिनट रोज अभ्यास करवाएं और अपने जीवन को आनंदित बनाएं। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। यूँ तो हम सभी जानते थे, क्योंकि शिक्षक हैं, अधिकारी हैं, साधक हैं, कि प्राणायाम के क्या लाभ हैं, पर मुख्य लाभ और उसके साथ में विशेषकर गहरे लंबे श्वास के जो हमको भिन्न भिन्न रूपों में जो लाभ मिले हैं वो एकदम अद्वितीय थे, नए थे। तो एक बार फिर से ललित जी के लिए हम तालियां बजाते हैं इतनी सुंदर जानकारी देने के लिए।